record this lecture. So today's lecture is writing formula of a complex. Still students are coming. Writing formula of a complex. ठीक है ना? When the name is given. ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, काफी आसान है. अगर नाम गिवन हो किसी कॉम्प्लेक्स का तो उसमें हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल है टेट्रा अमाइन. टेट्रा अमाइन जैसा कि मैंने कल बताया था, इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो थोड़ा समझना पड़ेगा. टेट्रा अमाइन एक्वा, ठीक है, क्लोराइडो. जैसे मेडिकल टर्म्स होती है ना, बहुत लंबी लंबी, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगी बच्चों. तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है. कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन और देन क्लोराइड. देखो टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है. ये नोटेशन है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उसका नाम हमें गिवन है. अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है. तो देखो स्टेप वन क्या कहता है. स्टेप वन कहता है फाइंड द काउंटर आयन. फाइंड द काउंटर आयन. अब ये काउंटर आयन क्या है? काउंटर आयन बच्चों कल बताया था मेटल. ये देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. एक आयन इधर हो सकता है, पोटेशियम हो गया या कोई भी मेटेलिक आयन हो गया, या फिर वो आयन इधर हो सकता है, नॉन मेटेलिक आयन, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ब्रोमाइड हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो हमें पहले इस आयन का पता करना होगा कि ये हैं कितने, 2 हैं कि 3 हैं, और ये क्यों आते हैं. देखो आपको पता होना चाहिए. अगर यहाँ पॉजिटिव आयन है तो ये आया होगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाई करने, और अगर यहाँ नेगेटिव आयन है तो ये आया होगा इस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाई करने. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे. तो देखो पहले हम एक एंटिटी बना लेते हैं. देखो यहां से लेके और यहां तक आपको पता लग गया कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. तो सिंपल है बहुत, ये मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना ली. दूसरा इसमें देखिए टेट्रा अमाइन. टेट्रा अमाइन का मतलब अमाइन है, और वो भी कितने हैं हमारे बच्चों, 4. उसके बाद एक्वा है, कहीं पे भी लिख दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक्वा है. फिर उसके बाद अपने पास क्लोराइडो है, यानी कि एक क्लोरीन है. फिर उसके बाद कोबाल्ट है, तो ये कोबाल्ट है. ठीक है, और इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, 3. इसकी दे रखी है 3. एक्वा न्यूट्रल लीजेंट है तो ये 0, ये 0, और ये कितना हो जाएगा, -1. ठीक है, तो इसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है, इसने -1 शो कर रखी है. तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे कितनी आएगी मेरे बच्चों, +2. यहां तक किस किस को समझ में आ गया? हाँ जी, जल्दी से हाथ उठाएं. देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, क्योंकि अब यहां पर +2 है, और हम क्लोराइड के बारे में जानते हैं इट कैन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2. तो कितने एटम्स की आवश्यकता होगी, 2 एटम्स की. तो इसका मतलब Cl2. ठीक है, देखो कितना आसान था. हमने जस्ट पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, क्योंकि गलती यही होती है, ये सब लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की चीजें हम लिख देंगे अगर आप लोगों को लिगेंड्स के नाम याद हैं. ठीक है, बस गलती यहां काउंटर आयन पे होती है. क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स डू अ न्यूमेरिकल. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. ठीक है, एक तो आजकल के मौसम का नहीं पता चल रहा, गर्मी पड़ रही है कि सर्दी पड़ रही है, रात को मौसम ठंडा हो जाता है. और गला वला खराब होता है तो डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से, कहीं ये ना कह दे चलो भाई मैंने कोरोना की टेस्टिंग किट ले ली है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. एनीवे बच्चों चलिए, तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं. कॉम्प्लेक्स लिखिए.
और आप मुझे फॉर्मूला बता तो नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर सिंबॉलिकली गलत हो जाएगा। तो ये है सोडियम पेंटा, सोडियम पेंटा पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। उसके बाद है नाइट्रो, उसके बाद है नाइट्रोसिल, एक्चुअली नाइट्रोसिल, इसको नाइट्रो बोल दो, नाइट्रोसिल बोल दो। उसके बाद है सल्फाइडो, उसके बाद है फेरेट, और उसके बाद है 3। तो एक ध्यान से एक बात देखो बच्चों, इसमें सोडियम और फेरेट दो मेटल्स हो गए ना। तो मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार से आपको दो मेटल्स दिखें तो एक होगा किंग और एक होगा स्लेव। नाउ दिस स्लेव इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेरेट, अदरवाइज यहाँ पे आयरन नाम होता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? तो इसका मतलब ये जो पूरी है ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दैट्स व्हाई मैंने कुछ लिटिल बिट गैप यहाँ पर दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर काउंटर आयन, ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार की है, मेटल एटम एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये भरना बहुत आसान है, आप भर दोगे बिल्कुल, लेकिन ये कितने हैं ये हमें पता करना होगा। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले क्या काम था, मैंने बताया था ना, पहले हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाएंगे, फेरेट, ये लिख दिया मैंने फेरेट। उसके बाद पेंटासाइनो, तो मैंने ये लिख दिया CN, और ये हो गया 5। उसके बाद आएगा आपके पास नाइट्रोसिल, ध्यान से सुनना, NO होता है नाइट्रोसिल, और नाइट्रो होता है NO2। ठीक है, और ये क्या हो गया, सल्फाइड्स, यस सल्फाइड्स बोले तो सल्फर एटम। तो देखिए क्या मैंने सारे लिख दिए हैं, 5 साइनाइड हो गए, एक नाइट्रोसिल हो गया, और सल्फाइड हो गया, और फेरेट लिख दिया। तो मैंने ये सब कुछ लिख दिया। अब जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है +3, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -5। यस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO, बताइए। यस, दैट इज 0, न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों। सल्फर -2। चीजें समझ में आ रही हैं? नहीं निखिल, 0 होती है बच्चे, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो अगर यहां से हम करेंगे, यहां से हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी देखना, 5 2 7, 7 में से 3 गया -4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -4। और हमें काउंटर आयन क्या दे रखा है, सोडियम। तो एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इसने तो 4 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास बनेगा Na4। ठीक है, यस, किस किस को समझ में आ गया? Those having some problem regarding the oxidation state kindly go through the table, मैंने टेबल भेजी हुई थी और उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। अगर ना मिले तो मैं फिर से एक और लिस्ट भेज दूंगा रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स वी हैव, न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट मैंने आपको कहा था पॉजिटिव वाले बारे में बताना, एक बच्चे ने बताया था उस दिन एक लिगेंड के बारे में, उसके बाद तो कोई आया नहीं। चलो कोई बात नहीं। यस, ये टॉपिक किस किस को समझ में आ गया? वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। और मैंने आपको दोनों एग्जांपल से समझा दिया, जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी एज ए नॉन मेटेलिक पार्ट काम करेगा और एज ए मेटेलिक पार्ट की तरह काम करेगा। यस बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, तो आज मैं आपके लिए अभी थोड़ी देर में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करके प्रदीप में से डाल दूंगा। ठीक है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेना कुछ एक नाम की, और ये क्लियर हो जाएगा। नाम लिखना और नाम से स्ट्रक्चर बनाना दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आज सेकंड फेज हमारा खत्म हो चुका है। फर्स्ट फेज था इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट्स इट फिनिश। सेकंड पार्ट था नोमेनक्लेचर, जिसमें नाम, स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर, वो भी हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें अभी तक जो मेन चीज थी वो था लिगेंड्स। लिगेंड्स का नेचर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको याद हो जाएंगे तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आज हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। आसान टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है। देखो
तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्योंकि इनको मैक्रोमोलिक्यूल क्या कहा जाता है ना, मैक्रोमोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है ना, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है नॉर्मली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सर? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, जिसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म। चलिए तो पहले हम स्ट्रक्चर पे ही उठाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता है ना क्या होता है बच्चों? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एमएफ बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जीओसी में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें कैटेगरीली कितने आते हैं, कितनी आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? सबसे पहले है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हुआ चलूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, दैट इज PT NH3 4 OH twice एंड वी हैव SO4, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मेरे बच्चों, PT NH3 4 SO4 OH2। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन इट इज सेम। एक एक पीटी है, 4 अमाइन है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक सल्फोनेट है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये सल्फोनेट है, ये SO4 है, ये काउंटर आयन का काम कर रहा है, ठीक है ना, काउंटर आयन का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो SO4 है, ये लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है। दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, मैंने आपको बताया था। यहां पर ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कमबख्त ये यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मींस यहां पर जो आयंस हैं वो अलग अलग हैं। आयंस बोले तो जब इनको हम, जैसे वैसे तो आपको पता होना चाहिए, डबल सोल्ट के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ पाए थे। डबल सोल्ट में क्या होता है, जब भी हम डबल सोल्ट को डालते हैं पानी में तो वो हाइड्रेशन हो जाती है, वो पानी में टूट जाता है। ये नहीं टूटेगा, कहने का मतलब है ये पूरी एंटिटी नहीं टूटेगी। तो ये कैसे टूटेगा? देखो, ये पूरी एंटिटी, इस पे +2 चार्ज और SO4 2-, बस इतना टूटेगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आयन हो गए ना। और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये पूरी एंटिटी और यहाँ पर OH-2, ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो ना? इसीलिए इनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि जब भी इनको पानी में डालेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन अलग अलग प्रकार से हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपसे क्वेश्चन कैसा पुटअप होगा? विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर? मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, यू हैव 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में आपके पास पेयर हैं, पेयर A एंड B, पेयर B एंड C, इस प्रकार से। तो तुमसे पूछेगा कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इन केस अगर ये पूछा जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो बच्चे याद रखो आपको बस काउंटर आयन बैलेंस करने हैं। यानी कि अगर मैं इसी के अंदर थोड़ा एडिटिंग करूं, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कितने OH थे बच्चों? 2। तो मैं क्या करता हूं, बाहर 2 Cl2 लगा देता हूं, इससे काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अगले केस में क्या करूंगा, इन Cl2 को अंदर कर दूंगा, OH2 को बाहर कर दूंगा। तो बस आपको ये चार्ज बैलेंस करना है, जिन भी आयंस को अंदर बाहर कर रहे हो उनका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, हाथ उठाएं जल्दी। आइसोमेरिज्म में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट की है, जिसमें मैंने सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझा दी है, और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे बनाते हैं ये भी मैंने समझा दिया है। कोई डाउट आए, कोई भी कोई बात हो, प्लीज पूछ लेना।
चैप्टर बिल्कुल मक्खन है, ये आसान है, खत्म हो जाएगा, 4 दिन का चैप्टर है। आगे चलते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बच्चों, इट इज रिलेटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से याद रखो, वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। तो देखिए कैसे, हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया क्रोमियम हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा, और साथ में काउंटर आयन लिया Cl3। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया, देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया, क्रोमियम H2O5, एक Cl अंदर चला गया, Cl2 H2O, ठीक है। देन हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स बन सकता है Cr H2O4 Cl2 Cl2H2O। हाँ जी, अब बच्चों मुझे ये बताओ पहले तो, क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है? आयोनाइजेशन देखो जो हमने अभी भी सीखी है। हाइड्रेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इधर 6 हाइड्रेशन मॉलिक्यूल हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इधर 5 हो गए और इधर 4 हो गए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वाटर की संख्या ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है? हाँ जी, यस नो में करके बताएं। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर अभी अभी मैंने बताया कि जब भी हम इनको पानी में डालेंगे, जो कि इसमें है ही, तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस हमें मिलने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर जो नेगेटिव आयन आएगा हर जगह वो Cl माइनस आएगा, पहली बात तो इसको समझो, Cl माइनस आएगा, ठीक है। Cl माइनस हर जगह कॉमन होगा, यहाँ 3Cl हो जाएंगे या 2Cl हो जाएंगे या 1Cl हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है इसको काउंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, ठीक है ना, और इसको करेंगे तो कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी मेरे बच्चों, यस, इसकी आएगी +2 और इसकी कितनी आएगी यहाँ पर +1। तो वी गेट different ions when we dissolve them in the water, so that's why it is also showing ionization isomerism। बातें समझ में आ गई यहां तक? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो भी दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उनके ऊपर का चार्जेस देख लो, अगर वो चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, यस दे आर शोइंग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाइड्रेशन भी समझ में आ गया, आयोनाइजेशन भी समझ में आ गया। जल्दी से हाथ उठाओ, यस जल्दी हाथ उठाइए और आगे बढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट जो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया था एम्बीडिएंट लिगेंड्स, नॉट न्यूक्लियोफाइल, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल भी लिगेंड्स ही होते हैं। हाँ जी, एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स किस किस को पता है? व्हाट आर एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स? शाबाश, आपको बता देता हूं बच्चों, जिसके अंदर 2 एक्टिव साइट्स होती हैं, वी हैव 2 एक्टिव साइट्स, जहां से वो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एक्टिव साइट्स हों तो वो जो हैं हमारे लिगेंड्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, लिखिए, कोबाल्ट NH3 NO2, ठीक है। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस और नो? हाँ जी, निखिल ने हाथ उठाया, मैं कह रहा हूं मैसेज करो। यस निखिल ने बोला, हिमांशु ने बोला, यस एनीवन एल्स?
सिंपल सा फंडा है, जब भी तुम्हें देखनी हो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म है या नहीं, बस उसमें ये देख लो कि इसमें कोई एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। यस, अमोनिया तो है नहीं भाई, ये तो है नहीं, तो क्या NO2 है न्यूक्लियोफाइल एम्बिडिएंट? यस इट इज न्यूक्लियोफाइल जो कि एम्बिडिएंट है। ये O से भी लिंकेज कर सकता है और ये NO से भी लिंकेज कर सकता है। ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर हैं, ड्यू टू विच ये एक लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो जो मेरे प्यारे बच्चों, तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो। हमने आपको बताया था NCS या SCN, आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो। सल्फर की तरफ से भी लिंकेज हो सकती है, नाइट्रोजन की तरफ से भी लिंकेज हो सकती है। सो दिस, अगर ये मिले या ये मिले, और भी हैं, कोई भी मिले जहां पे तुम्हें लगे कि दो एक्टिव साइट हैं, दो एक्टिव साइट हैं, तो दो एक्टिव साइट होने के बाद वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। सेम सेम हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO, ध्यान से सुनना, NH3,4 EN। इस बार मैंने इथाइलिन 1,2 डायमाइन दे दिया, इथेन 1,2 डायमाइन। अब बताइए क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा? अगर मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर दे दूं, स्ट्रक्चर है CNH2 CH, यहां भी H है, यहां भी H है, NH2। अरे बाबा, दो दो एक्टिव साइट रे बाबा। यस, दो दो एक्टिव साइट हैं, बताओ। अरे दो एक्टिव साइट है रे बाबा, जल्दी बोलो। देयर आर टू एक्टिव साइट्स इन द सेम मॉलिक्यूल। ओ माय गॉड, जल्दी बताओ क्या ये शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म? एक बच्ची ने आंसर दिया है और उस बच्ची का आंसर सही है। हाँ जी, एनीवन, क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा? अच्छा, निखिल ने भी आंसर दे दिया, उसका भी सही है। नहीं करेगा भैया, भले ही दो हों, लेकिन देखो ना, यहां पर ये दोनों एक साथ लोन पेयर अपने डोनेट कर देंगे, चिलेशन रिंग बनाएंगे। ठीक है ना, इट इज नॉट लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात समझ लें। ओके, ये एक साथ डोनेट कर देंगे। तो लिंकेज कब होती है? जब एक करे एक ना करे। ठीक है, एक करे और एक ना करे। और अक्सर वो कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा मेरे बच्चों? लीनियर मॉलिक्यूल्स में होगा। ठीक है, तो सर ये लीनियर नहीं हो सकता क्या? क्या ये लीनियर नहीं हो सकता? जी नहीं भैया, ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल ऐसे मुड़ नहीं सकता मेरे बच्चों। अगर मैं SCN की बात करूं तो देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होके नहीं आ सकता, मतलब इस प्रकार से नहीं हो सकता ये। ठीक है, कि ये भी दे दे और ये भी दे दे, काफी तगड़ा स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये इतना स्ट्रेन नहीं है जिसकी वजह से ये दोनों ही दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, सबको समझ में आ गई? तो जितने पॉलीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है ना, पॉलीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल जिसमें चिलेशन रिंग बनती है, तो कंफ्यूज मत होना, वो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर फोर्थ आइसोमेरिज्म पे हम बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बहुत आसान है। और फोर्थ आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आगे बताओ, कर लो बात। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होती है? जब हमारे पास दोनों ही एंटिटीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर दो दो मेटल हो जाएंगे, एक मेटल किंग एक मेटल स्लेव, और यहाँ पर उनके लिगेंड्स होंगे। बस अगला क्या होगा, अगली बार हम इनको चेंज कर देंगे, दैट्स इट। बड़ा ही आसान है। देखो मैं आपको कुछ पेयर देता हूं, कोबाल्ट NH3 ट्वाइस। ठीक है, हाँ इसको एक सेकेंड। ओके बच्चों, ध्यान से सुनो। कोबाल्ट, यहाँ पे आएगा अमाइन 6, और यहाँ पे आएगा क्रोमियम CN, और यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 6। ठीक है, यस बच्चों। तो ये हमारे पास है। अब अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगली बार मैं कोबाल्ट को यहीं रखूंगा और यहाँ पर साइनाइड आ जाएंगे 6, यहाँ पे क्रोमियम आ जाएंगे, क्रोमियम के साथ अमाइन आ जाएगा 6। ठीक है,
तो इस तरह से हमने इनके लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिए, बाकी सब चीजें सेम है। तो बच्चों इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल है, बिल्कुल आसान पहचान है। जब तुम्हें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखे, देगा ही दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और फिर तुम्हें बस इतना देखना है नंबर ऑफ लिगेंड सेम रहे दोनों पेयर्स में। अच्छा, इस बार पेयर का मतलब है एक पेयर, तो ये है दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और एक ये है, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, अभी तक हम एक एक पेयर ले रहे थे ऐसे, इस बार देखो दो दो पेयर हैं बस, ये और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये किस किस को समझ में आ गई, जल्दी बताओ। ओके, शाबाश। तो ये चार आइसोमेरिज्म हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट थी। काफी आसान है, हद मार के आसान है। रेयरली यहां से क्वेश्चन भी बनता है, मैं कह रहा हूं रेयरली, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म कराया। यहां तक बातें समझ में आ गई? चलो, मैं जानता था ये क्वेश्चन आएगा। हाँ हिमांशी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट सर आपके तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? क्रोमियम पे आ जाएगा +6, तो वहां पर कितना आएगा? वेरी गुड बेटा, एक्चुअली इट्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल, समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक है, मेरे वाले तरीके से आप करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट Cn की आती है -1, तो क्रोमियम के पास कितनी आ जाएगी? उस कॉम्प्लेक्स पे कितनी आ जाएगी? तो यहां से वो उस मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल था। एक दो करेंगे ऐसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब हमारे पास दोनों ही एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कुछ रियल एग्जांपल्स लेके हम चलेंगे, वहां से ही हम कर पाएंगे। इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इवन बुक्स के अंदर भी आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रखे होंगे, मतलब 3-3 EN ले लिए, 4-4 5-5 CN ले लिया, कोई काउंटर आयन नॉन मेटेलिक नहीं दिया। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, हम करेंगे, डोंट वरी, बता दूंगा मैं आपको। अब एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों को इन शेप्स के बारे में आइडिया है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, यस, एंड स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, देखो बच्चों मैं ये क्यों बोल रहा हूं सर, आपने इनके बारे में ही क्यों पूछा? और भी तो शेप होती हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर होती है सर, लीनियर होती है सर, हैं सर, आपने इन्हीं के बारे में क्यों पूछा? मैंने बेटा इसलिए पूछा क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नॉर्मली वो यही शेप शो करते हैं, आइदर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। जल्दी से मुझे बताओ, ऑक्टाहेड्रल कब आएगी, किस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आएगी? इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये आएगी sp3 में। तो ये कब आएगी? बोल दो ना, sp3d2। वेरी गुड, हाँ जी, बोल दो सब लोग sp3d2, और इसमें बोल दो d2sp3। आप लोग अंतर समझ पा रहे हो? पहले इसमें sp ब्लॉक फिल हुए, फिर d वाला ब्लॉक फिल हुआ, फिर इसमें d पहले फिल हुआ, फिर s, फिर p। यहाँ पे d तो फिल हुए ही नहीं, ये बाद में देखेंगे, ये सब पार्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो सर आप यहाँ पे क्या समझाना चाहते थे? मैं आपको समझाना चाहता था स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो भैया, क्लियर करते हुए चलना, कंफ्यूजन मत पैदा करना अपने माइंड में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म?
हमने बचपन से अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस के बारे में पढ़ा था, याद आया? सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो आज हम यहां तक हमारे लेक्चर को लेके जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगा सिस एंड ट्रांस, काफी आसान है। और आपकी बुक में आप देखोगे ना तो अलग अलग सिस्टम मिलेंगे। अलग अलग सिस्टम बोले तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का सिस्टम, उसके बाद जैसे मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल का सिस्टम, टेट्राहेड्रल जो है सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हुए चलेंगे बच्चे। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो सबसे पहले मैंने जैसे अपने तीन शेप की बात की ना, ऊपर देखो स्क्वायर प्लेनर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, चलो स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात कर लेते हैं। I'm नॉट सेइंग कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो हम बाद में सीखेंगे वीबी की मदद से। लेकिन स्क्वायर प्लेनर होता कैसा है ये सीख लो कि भैया ये मेरा स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा। तो देखो मान लो मैंने एक एटम ले लिया पीटी, ठीक है, और इसके साथ यहां पर मैंने अमोनिया लगा दिया NH3, ठीक है बच्चों। इसके साथ मैंने यहां पर एक अमोनिया लगा दिया दैट इज NH3, और यहां पर NH3, एंड यहां पर नॉट NH3, यहां पे Cl है, यहां पर है Cl, ओ Cl, और यहां पर क्या है Cl, ठीक है बच्चों, ऐसे लगा दिए। एक बात समझो अब ध्यान से, और फिर मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ये बन गया मेरा एक स्क्वायर सा, और ये सारे एटम्स सारे मॉलिक्यूल्स प्लेन के अंदर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर। सारे मॉलिक्यूल का मतलब है कि जिनसे इसकी लिंकेज हुई है, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आउट ऑफ प्लेन भी हो सकते हैं, हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? अब जल्दी से बताओ इसको तुम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहोगे या ट्रांस? और ये कौन से टाइप का है, ये है MA2B2। MA2B2 मतलब M क्या है, सेंट्रल मेटल, A क्या है, 2 एटम्स, और B क्या है, 2 एटम्स। तो इसको तुम क्या कहोगे, सिस या ट्रांस? तो देखिए बच्चों, ये जो डायगोनल बन रहा है ना, देखो इस डायगोनल की मदद से देखते हैं। इस डायगोनल में देखो, यहां पे इस डायगोनल में ये वाला और इस डायगोनल में ये वाला, ये दोनों सेम जगह पे आ गए। इसी तरह से ये दोनों सेम जगह पे आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से इसको लिखता, ध्यान से देखना, यहां पर है NH3 और यहां पर है NH3, डायगोनल्स में देखना है, यहां पर है Cl और यहां पर है Cl। अब आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी डिफरेंट हैं, स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। किस किस को समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। डायगोनल की मदद से देखना है बच्चों, डायगोनल पे जाओ, डायगोनल के उधर। अब आप कहोगे सर डायगोनल के इधर उधर तो अपोजिट है, अरे हाँ अपोजिट होने दो, ये देखो ये अपोजिट होने दो, लेकिन फिर ये देखो कि दूसरे डायगोनल से जो एटम उधर गया हुआ है वो कौन है, वो आसपास क्या है, ठीक है, ऐसे क्रॉस में देखना है। चलो आगे है, अगला सिस्टम मैं आपको देता हूं, MA2BC। MA2BC, MA2BC का मतलब है एक सेंट्रल एटम होगा हमारे पास, ठीक है, यहां पर एक Cl होगा जो कि B है, यहां पर एक अमोनिया होगा जो कि C है, और यहां क्या होगा, हाँ जी यहां क्या होगा, यहां कुछ भी ले लो, फिनाइल ले लो, चलो कुछ भी ले लो, A2 एक जैसा लेना है, यस, वाटर ले लिया, चलो वाटर ले लिया, 2 वाटर ले लिए फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, ये क्या है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है,